नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाषण से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि राहुल के भाषण से हत्या शब्द को हटा दिया गया है। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था और लोकसभा सचिवालय ने फैसला लिया। हत्यारे, कत्ल, देशद्रोही शब्द को भाषण से हटाया गया है। कल राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हिंदुस्तान की हत्या, मणिपुर की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में किया था और जो रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड से इन शब्दों को हटाने का फैसला किया गया है। तो कल राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था सदन में, उसमें जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसको भाषण से हटाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की हत्या, मणिपुर की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, इसे हटाया गया है। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने भाषण दिया था, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हटाए जा रहे हैं रिकॉर्ड से? जी देखिए विवेक, आपने बताया कि हत्या, देशद्रोही, कत्ल, मर्डर, इन शब्दों को राहुल गांधी की स्पीच से हटा दिया गया है। कुल जमा जोड़ा जाए तो करीब इस तरह के शब्द करीब 1 दर्जन से ज्यादा शब्द है जो राहुल गांधी की कल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाषण था उसमें से हटाया गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 12:10 पर राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ था और तकरीबन भाषण के शुरुआत से ही उन्होंने तकरीबन 5 मिनट बाद इन शब्दों का अपने भाषण में इस्तेमाल किया था, जिसको बाद में लोकसभा सचिवालय ने जो संसदीय मर्यादा है उसके अनुकूल नहीं पाया और उसके बाद इन शब्दों को उनकी स्पीच में से एक्सपंज कर दिया गया, हटा दिया गया। धन्यवाद विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो हुई है उस पर जवाब देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर परसों जिस तरीके से चर्चा शुरू हुई थी, आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच प्रधानमंत्री का भाषण होगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे क्योंकि लगातार विपक्ष यही मांग कर रहा था। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे लोकसभा में और 3 से 4 बजे के बीच वो जवाब देंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर पलटवार किया। साथ ही एक तीर से कई निशाने साधे। जम्मू कश्मीर में लगाए गए धारा 370 पर देश के पहले प्रधानमंत्री को घेरा, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम के पीछे की कहानी भी उन्होंने बताई। अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बताना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। कल तक नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य और यहां पर ये यूपीए की सरकार थी मान्यवर, मगर कुछ नहीं होता था। निवेदन करना, पॉलिटिक्स करना और अंदर अंदर झगड़ा लगाना, यही काम था। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी, धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त किया। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहते हैं? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। अब किसी भी
आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। तो आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, वो किस तरीके से कल सदन में बोल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर कई बड़े हमले किए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं और अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया, आज प्रधानमंत्री बोलेंगे, उनका भाषण होगा। जिस तरीके से गृह मंत्री कांग्रेस पर बरसे, उन्होंने आड़े हाथों लिया, क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री का जो भाषण होने वाला है उससे पहले का ये टीजर है? आज और भी बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं, तीखे हमले होंगे। निश्चित रूप में ये कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें सिलसिलेवार तो पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के भाषण का रिप्लाई दिया और उस समय जब वो बोल रही थी तो उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से उनको पर हमला किया। लेकिन जब अमित शाह आए तो अमित शाह पूरा हिसाब लेकर आए थे, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं देश के और हमेशा वो पॉइंट्स पे बात करते हैं, आंकड़ों पे बात करते हैं और वो आंकड़ों के आधार पर बात कर रहे थे। उस समय कांग्रेस के किसी भी नेता के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए आप देखें तो सब लोग बहुत शांति से सुन रहे थे। ये अलग बात है कि उसमें राहुल गांधी नहीं थे। आज इससे अलग रूप देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो जब वो बात करते हैं तो वो और ही आक्रामक तरीके से बात रखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर देखना ये होगा कि उस समय सदन में कौन कौन रहता है, क्या राहुल गांधी रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण भी आज सुनने लायक होगा, क्योंकि मणिपुर पर चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये अलग बात है कि सरकार ने एक अलग ऑफर किया था कि वो एक दिन बाद यानी 11 तारीख को फिर से मणिपुर पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कल ही जिस तरह से मणिपुर पर देखने को मिला, उससे विपक्ष को लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ये चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मणिपुर पर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से सारी चीज़ें रखी थी, एक के बाद एक सिलसिलेवार, और पिछले कई वर्षों के आंकड़े जो रखे थे, उससे कल लगभग मैंने देखा विपक्ष के सारे नेता चुपचाप सुन रहे थे। बिल्कुल विपक्ष की बात करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है विश्वास प्रस्ताव को लेकर। खबर यह है कि पीएम से ठीक पहले अधीर रंजन चौधरी बोल सकते हैं। अधीर रंजन लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और वो ठीक पहले प्रधानमंत्री से बोल सकते हैं। तो देखिए, एक और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि प्रधानमंत्री से ठीक पहले अधीर रंजन चौधरी का भी भाषण हो सकता है। और जैनेन्द्र का रुख करते हैं, हमारे साथ जैनेन्द्र बने हुए। जैनेन्द्र, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, कल अमित शाह ने बोला आज प्रधानमंत्री बोलने जा रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी भी उनसे पहले बोलेंगे, भी खबर आ रही है। कांग्रेस की जो पूरी रणनीति है या कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, क्या वो मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जिस मकसद से लाया गया था वो सफल रहा, या फिर कुछ और बातें हैं? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने वाले और चर्चा की शुरुआत विपक्ष की तरफ से करने वाले गौरव गोगोई ने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि अविश्वास प्रस्ताव का जो मकसद है वो है मणिपुर के मुद्दे पर सदन के अंदर प्रधानमंत्री का बयान हो सके, इसको सुनिश्चित करना। तो इस रूप में कांग्रेस कहीं ना कहीं और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं अपनी रणनीति कामयाब मान रहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर बीते 2 दिनों से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री ने कल विस्तार से मणिपुर पर बात की, हालांकि उनके जवाब से विपक्ष पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आया। और आज जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री, तो निश्चित तौर पर चूंकि मणिपुर केंद्र में रहा है, तमाम वक्ताओं के उन पर हमले किए गए हैं, उनकी सरकार पर हमले किए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर के जो अपनी बात है वो रखेंगे। इस रूप में ऑपोजिशन जो है ये अपनी रणनीति कामयाब मानकर चल रहा है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जहां विपक्ष की तरफ से सरकार पर गंभीर हमले किए गए, तो वहीं सरकार की तरफ से अमित शाह ने कल विस्तार से 2 घंटे में जो है वो तमाम सरकार की उपलब्धियां जो हैं वो गिनाई, और इसके अलावा मणिपुर के मुद्दे पर भी किस तरीके से सरकार ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है, इन बातों को रखा। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री आज शो का समापन करेंगे और वो अपने अंदाज में जो है वो विपक्ष को धराशायी करने की कोशिश करेंगे। और विपक्ष को भी मालूम है कि चाहे वो टाइम एलोकेशन का मामला हो, बीजेपी के पास ज्यादा सांसद हैं, उनके पास ज्यादा समय है, ज्यादा बड़े बड़े वक्ता उनके तरफ हैं। अपोजिशन की बात करें तो समय भी सीमित था, बावजूद इसके और ना ही उनके साथ नंबर गेम है अविश्वास प्रस्ताव में, वैसे भी अविश्वास प्रस्ताव को गिरना ही है। लेकिन जो मुख्य लक्ष्य था मणिपुर के मुद्दे पर मुख्य लक्ष्य था, और जो गौरव गोगोई ने कहा था कि प्रधानमंत्री बोले, उसमें वो मानते हैं कि सफल रहे। अंकित भी हमारे साथ बने हुए। अंकित, जिस तरीके से मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तमाम बातें हुई, लेकिन इन बातों के बीच सत्ता पक्ष ने मणिपुर और पूरे नॉर्थ ईस्ट का इतिहास खोल कर रखा और कांग्रेस को भी गिनाया कि आपकी नाकामियां क्या रही हैं।
इस पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या सत्ता पक्ष पर जो सवाल उठे उससे ज्यादा उंगलियां विपक्ष की तरफ उठ गई या कांग्रेस की तरफ उठ गई कि आप सत्ता में थे तो क्या कर रहे थे? देखिए, निश्चित तौर पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीबन जो है 30 से 32 मिनट के आसपास सिर्फ मणिपुर मुद्दे पर जो है तथ्य सामने रखे। उन्होंने बताया कि ये हिंसा क्यों हुई, उसकी वजह क्या थी और किस तरीके से हिंसा में कमी आ रही है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी दोहराया, सदन में एक्सेप्ट किया कि हालात अभी भी सामान्य नहीं है। दो समुदाय कुकी और मैतेई के बीच में अभी भी मतभेद है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इस हालात को सामान्य किया जाए। और जब जो विपक्ष वो ये कह रहा था राज्य सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उसका भी सदन में अमित शाह ने जवाब दिया, ये कहते हुए कि जब राज्य सरकार कोऑपरेट कर रही है तो ऐसे में बर्खास्तगी का सवाल नहीं उठता। लेकिन उन्होंने एक चीज और जोड़ दी है कि मैंने तो सारी बातें रख दी हैं, प्रधानमंत्री आएंगे वो भी मणिपुर पर अपना पक्ष साफ करेंगे। तो ऐसे में अब सवाल यहां पर यह भी खड़ा होने लगेगा कि अगर गृह मंत्री जो कह रहे थे कि मैं जो है तथ्य रखने को तैयार हूं, अगर आप मुझसे कन्विंस नहीं होते तो बाद में प्रधानमंत्री की मांग कर सकते थे। लेकिन इस सबके बीच में पूरा सत्र सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर एक तरह से जो है वॉश आउट होता दिख रहा है, तो वो अपने आप में विपक्ष की रणनीति के ऊपर सवाल जरूर खड़े करेगा। ये सवाल जरूर उठता है कि पूरा जो सत्र था वो मणिपुर के मसले पर ही आकर टिका रहा और मणिपुर के मसले पर भी कायदे से बात हो पाई। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। इस वक्त बड़ी खबर शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे को लेकर आ रही है। शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के बेटे राज सुर्वे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इन पर एक म्यूजिक कंपनी के सीईओ के अपहरण का आरोप है। विधायक के बेटे के साथ 10-15 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता का अपहरण कर लिया गया और उसे विधायक के कार्यालय में ले जाया गया और बंदूक की नोक पर उस पर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के दबाव बनाए गए, हस्ताक्षर करवाए गए। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें 10 से 15 लोग जबरन एक कार्यालय में घुसते हैं और कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं। एक व्यक्ति को साथ ले जाते नजर आ रहे हैं। देखिए, तस्वीर भी सामने आ गई है। शिवसेना विधायक के बेटे को लेकर यह खबर आ रही है। गंभीर आरोप लगे हैं और इस पूरे मामले में अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के बेटे राज सुर्वे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। देखिए, जिस सीसीटीवी फुटेज की हम बात कर रहे थे वो सीसीटीवी आपको दिख रहा है। एक व्यक्ति को ले जाया जा रहा है, यहां पर सीईओ को अगवा करने का आरोप है और इस पूरे मामले में अब 10 से 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और ज्ञानवापी एएसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सर्वे के दौरान एएसआई से दोनों पक्ष दूर हैं और ये नई व्यवस्था खबर लीक होने पर बनाई गई है। दोनों पक्ष दूर रहेंगे, दोनों पक्ष अलग से अपनी बात रख पाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें सर्वे को लेकर लीक हो रही थी, इसको लेकर प्रशासन ने चिंता जताई थी और अब फैसला लिया गया है कि दोनों पक्ष अलग रहेंगे, दूर रहेंगे। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर है। सर्वे के दौरान एएसआई से दूर रहेंगे दोनों पक्ष। खबर लीक होने पर नई व्यवस्था है, क्योंकि लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जो सर्वे चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, किस तरीके के मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, साथ ही साथ क्या क्या मिल रहा है, ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी। और इसी के मद्देनजर अब ये फैसला किया है प्रशासन ने कि एएसआई से दूर दोनों पक्ष रहेंगे, दोनों पक्ष अलग से अपनी राय रख पाएंगे, लेकिन जो पूरी गतिविधि चल रही है सर्वे की उससे दूरी बनी रहेगी। वीरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर को लेकर पहले दिन से। वीरेश, जिस तरीके से खबरें लीक हो रही हैं और लीक होने का सिलसिला ये एडवोकेट कमिश्नर के दौर से चल रहा है, क्या फैसला लिया है प्रशासन ने? क्या दोनों पक्ष इस फैसले से सहमत हैं? कल जिला जज ने इस बात को कहा था कि एएसआई अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट को देगी, मीडिया स्पॉट पे नहीं जाएगी, दूरी बनाए रखेगी और साथ ही हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष के वकील और वादी सभी लोग इस पूरे मामले से, मीडिया में जो खबरें लीक हो रही हैं, इससे दूर रहेंगे। और आज प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने कहा है, जो हिंदू पक्ष है और मुस्लिम पक्ष, उनसे ये कहा है कि एएसआई सर्वे के दौरान ये दोनों पक्ष जो जिस तरीके से तल्खी दिखाते जा रहे हैं, दोनों पक्षों के साथ बैठकर रणनीति बनाई। उसमें यह है कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग अपनी बात एएसआई की टीम से कहेंगे तो जरूर, लेकिन वो ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश और निकास के समय ही कह पाएंगे, जैसा कि वो लगातार उनके सर्वे के दरमियान बने हुए थे दोनों पक्ष। ऐसा अब नहीं होगा आज से। आज उनको एंट्री और एग्जिट द्वार पे खड़े रहना होगा और जब ये निकलेंगे तो अपनी बातों को उन्हें कहना होगा। मीडिया में खबरें जो लीक हो रही हैं उसको लेकर जिला प्रशासन ने, सोर्सेज से आपको बताऊं कि हिंदू पक्ष के वकीलों और वादिनियों को बहुत
कड़ी डांट लगाई है। कल एक वकील है, नाम है उनका सुधीर त्रिपाठी। सुधीर त्रिपाठी, सोर्सेस से खबर बता दूं कि सुधीर त्रिपाठी और वादिनी सीता साहू को बिल्कुल, और ये इस पर चिंता की बात भी थी। बहुत शुक्रिया वीरेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर बिहार से भी है। मोतिहारी में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है, नदियां उफान पर हैं। बागमती और लाल बकेया नदी के वाटर लेवल में लगातार इजाफा हो रहा है। पकड़ी दयाल क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी घुस गया। आप देखिए तस्वीरें, किस तरीके से हालात अब बन रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। नदियों के बढ़ते जलस्तर पर लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है और अधिकारियों को भी फील्ड में रहने के निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर है बिहार के मोतिहारी जिले की, जहां पर बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। और आप देखिए किस तरीके से जो बागमती और लाल बकेया नदी का पानी है, जिसका लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, इससे अब रिहायशी क्षेत्रों में पानी घुस रहा है। आवागमन की जो सड़कें हैं वो टूट रही हैं। जिला मुख्यालय से संपर्क टूटने की स्थिति आ गई है। हालांकि अब इस पूरे हालात पर प्रशासन नजर बनाए हुए है और उन्हें फील्ड में उतरने के निर्देश जारी किए गए हैं।